दोस्तों, झारखंड चुनाव में 3 विधानसभा सीट ऐसे है जहाँ पे कि अपने परिवार के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ नॉमिनेशन वगैरह करवाए हुए थे। हालांकि बाद में नॉमिनेशन को विड्रॉ करवा लिया। 3 में से 2 जो था तो वहाँ पे बाप बेटे ही एक दूसरे के खिलाफ नॉमिनेशन करवाए थे, और एक जगह जो था वहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ नॉमिनेशन करवाए थे। हालांकि उन दोनों जगहों में से बेटे ने विड्रॉ करवा लिया है अपना नॉमिनेशन, और तीसरे जगह में पत्नी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। उन तीनों सीटों पर यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ जब उन तीनों सीटों को मैंने पिछला रिकॉर्ड देखा, 2019 वाला रिकॉर्ड देखा, 2014 वाला रिकॉर्ड देखा, तो ऐसा लग रहा है कि 3 में से 2 सीट हो सकता है कि इस बार एनडीए ग्रुप में चला जाए। कुछ ऐसा वहाँ पे समीकरण बन रहा है। मैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करूँगा। और एक चीज़, कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं शायद एनडीए प्रो हूँ, यहाँ पे मैं एनडीए को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं तो ठीक है। देखो भाई, जेएमएम ने नौकरी नहीं दिया है, बेरोजगार रख दिया है, पढ़े लिखे युवा हम लोग हैं, नौकरी नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे बस सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। और हम कोई प्रो लेवल नहीं है किसी भी पार्टी का, चाहे वो जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। जो सही है हम वो दिखा रहे हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोग को देख रहा है कि गलत कमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। जो सच है वही हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखो, बेरोजगार को यहाँ पे नौकरी नहीं दिया है इंडी गठबंधन ने, इस बार की जो सरकार थी, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों का यहाँ पे हाय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझे कि नहीं? जितना आप गाली देना है दे सकते हो। तो यहाँ पे उन तीनों सीटों के बारे में बात करेंगे बड़े हाल, ठीक है। सबसे पहला सीट अगर बात करें तो आपका जो पहला सीट है वो टुंडी से है, धनबाद से टुंडी सीट है, समझे कि नहीं। तो वहाँ पे जो सीटिंग एमएलए मथुरा प्रसाद महतो, तो उनके बेटे नहीं, और उनके बेटे का जो नाम है वो दिनेश महतो है, उनके बेटे ने ही नॉमिनेशन करवा लिया था। बाद में हालांकि दिनेश महतो ने अपना नॉमिनेशन को वापस ले लिया है, और उनके जो अपोजिशन में बीजेपी कैंडिडेट है वो विकास कुमार महतो है, ठीक है। बड़े हाल यहाँ पे टुंडी सीट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, अगर टुंडी सीट तक आप पहुँचे हैं तो। टुंडी सीट पर अगर बात करें 2019 वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो वहाँ पे जेएमएम के जो उम्मीदवार थे वो मथुरा प्रसाद महतो ही थे। उन्होंने 72,000 वोट लेकर आया था। साथ ही साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार थे तो वो 46,000 वोट लेकर आए थे, और जेवीएम के जो उम्मीदवार थे उनका अपना 25,000 वोट था, और आजसू का भी जो उम्मीदवार था उनका भी 15,000 था। यहाँ पे अगर बीजेपी का, जेवीएम का और आजसू का तीनों का वोट को अगर मिला दे तो लगभग 25, 15, 40, 80, 86,000 हो जा रहा है। और दूसरी तरफ जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं मथुरा प्रसाद महतो, तो उनका 72,000 ही पिछले इलेक्शन में था। क्योंकि इस इलेक्शन में आपका एनडीए ग्रुप में जेवीएम भी आ गया है, बीजेपी भी आ गया, आजसू भी आ गया है, वो तीनों एक ही ग्रुप में है। तो हो सकता है कि इस बार जो है वो ये वाला सीट, जो टुंडी वाला सीट है, वो आपका एनडीए ग्रुप में चला जाए। वैसे अगर पिछले, उससे पहले इलेक्शन में जाए 2014 वाले में, तो वहाँ पे जो है आजसू पार्टी के जो उम्मीदवार थे राजकिशोर महतो, उन्होंने ही जीता था। उससे थोड़ा पहले चले जाए 2009 में मथुरा प्रसाद महतो, 2014 में आए तो आजसू के जो उम्मीदवार थे राजकिशोर महतो, उसने जीता था। फिर 2019 में मथुरा प्रसाद महतो, और अब 2024 की बात है तो इसमें तो आपका बीजेपी भी शामिल है। एक ही पार्टी में बीजेपी हो गया, आजसू हो गया, जेवीएम हो गया। और हम लोग देख रहे हैं कि 2019 के चुनाव में अगर उन तीनों पार्टी के जो वोटर्स थे उनको मिला दे तो 86,000 हो जा रहा है। और दूसरी तरफ जो जेएमएम के जो उम्मीदवार है मथुरा प्रसाद महतो का, उनका खुद का वोट 72,000 है। तो बड़े हाल देखिए ये 2024 इलेक्शन में क्या होता है। हो सकता है कि वो सीट जो है वो एनडीए ग्रुप में चला जाए। अब कुछ लोग यहाँ पे हमें बोलेंगे कि बीजेपी प्रो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हकीकत है वो मैंने दिखाया, आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समझे कि नहीं। दूसरा सीट अगर यहाँ पे बात करें तो झरिया असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, यहाँ पे इस बार नया पार्टी का भी एक उम्मीदवार रहने वाला है, JLKM, जो कि आपका जयराम महतो का ये पार्टी है, समझे कि नहीं। और उनका जो यहाँ पे उनके पार्टी का जो उम्मीदवार है रुस्तम अंसारी, मोहम्मद रुस्तम अंसारी, तो वो तो JLKM से उन्होंने नॉमिनेशन करवाया ही। साथ ही साथ यहाँ पे उनके बेटे ने भी, उनके बेटे का नाम सद्दाम हुसैन है, उन्होंने भी नॉमिनेशन करवा लिया इंडिपेंडेंटली, तो निर्दलीय के रूप में उन्होंने भी नॉमिनेशन करवा लिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नॉमिनेशन या रद्द करवा लिया उसके बेटे ने, लेकिन यहाँ पे भी नॉमिनेशन करवाया था। झरिया सीट से यहाँ पे एक और रिलेशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो बीजेपी है और दूसरी तरफ जो आपका कांग्रेस है। कांग्रेस को जो उम्मीदवार है यहाँ पे पूर्णिमा सिंह, और बीजेपी के जो उम्मीदवार है रागिनी सिंह, इन दोनों के जो पति है ना वो एक दूसरे के चचेरे भाई हैं। थोड़ा इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पूर्णिमा सिंह के जो पति है नीरज सिंह,
पूर्णिमा सिंह जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, उनके पति नीरज सिंह का हत्या हो गया था एक्चुअल में। और उसके बाद जो आपका बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रागिनी सिंह, उनके जो पति है संजीव सिंह 2014 का इलेक्शन में जीते थे, ठीक है। हालांकि उनका जो हत्या हुआ, पूर्णिमा सिंह के पति का जो हत्या हो गया था, तो उनका इल्ज़ाम जो है वो संजीव सिंह के ऊपर ही लग गया था। उनके बाद इसको जो है कोर्ट ने सज़ा सुना दिया था संजीव सिंह को। तो 2019 में एक तो जेल में चले गए संजीव सिंह, और दूसरा जो है तो उनका मृत्यु हो गया। तो 2019 वाले इलेक्शन में क्या हुआ कि दोनों की पत्नी इलेक्शन में लड़ी, और ऐसा हुआ कि जिनके पति मरे थे उनकी पत्नी ही जीत गई, और वो कांग्रेस से थी, जिनका कि नाम पूर्णिमा सिंह है। तो 2024 वाले इलेक्शन में भी पूर्णिमा सिंह कांग्रेस से है और रागिनी सिंह जो है वो बीजेपी से। अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे का कजिन्स इन लॉ है, यानी कि इनके पति जो है वो एक दूसरे के चचेरे भाई भी हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे एक और ये रिलेशन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर इस सीट पर थोड़ा पिछले रिकॉर्ड को देखें तो वहाँ पे इस बार भी लगेगा कि इस बार जो है वो कांग्रेस यहाँ पे हार सकती है। चलिए थोड़ा इस सीट के बारे में बात कर लेते हैं। झरिया सीट पे अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 वाले में यहाँ से जो पूर्णिमा नीरज सिंह है जो कि आपका कांग्रेस की उम्मीदवार थी, तो वो 79,000 वोट लेकर आई थी, 80,000 लगभग, ठीक है। और जो बीजेपी की उम्मीदवार थी रागिनी सिंह, वो 67,000 लेकर आई हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो आजसू के उम्मीदवार थे वो 1200 लेकर आए थे, और JVM के जो उम्मीदवार थे वो 2700 लेकर आए थे। तो इधर आप मिला दें अगर तो 3-4 हज़ार, लगभग 67 में 4 जोड़ देंगे तो 71,000 ये भी पहुंच जा रही है रागिनी सिंह। चूँकि इस बार बीजेपी, JVM और आजसू तो एक ही पार्टी में है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे इस बार देखना होगा झरिया सीट से, कि झरिया सीट से आपका जो JLKM है, जयराम महतो का जो पार्टी है, उनका भी उम्मीदवार है। और अभी जस्ट आपके पास साथ डिस्कस करें कि जयराम महतो के पार्टी का जो उम्मीदवार है वो मोहम्मद रुस्तम अंसारी है, ठीक है, मुस्लिम कैंडिडेट है। और यहाँ पे झरिया सीट में एक रोचक तथ्य ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम का जो वोटर का जो संख्या है ना वो 62,560 वोटर है, यानी कि 20.60% जो है 20.7% जो है वो मुस्लिम वोटर ही है झरिया विधानसभा में। तो यहाँ पे जो ये अगर वोट काटेगा भी, जयराम महतो के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं रुस्तम, ये अगर वोट लाते भी है तो ये बीजेपी का वोट को नहीं काट सकता, क्योंकि उनका जो भी वोटर होगा वो हिंदू ही होगा। तो ये वोट जो काटने वाला है तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार का ही काटने वाला है, यानी कि पूर्णिमा सिंह के उम्मीदवार का ही वोट काटने वाला है। अगर ये 15-20 हज़ार भी वोट लेते आता है, जयराम महतो के पार्टी का जो उम्मीदवार है रुस्तम अंसारी जो भी है, अगर वो 15-20 हज़ार वोट भी ले आता है तो यहाँ पे पूर्णिमा सिंह हार सकती है, और जो रागिनी सिंह है जो बीजेपी से है वो यहाँ पे जीत सकती है। तो यहाँ पे एक ये समीकरण बन रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैं NDA पर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सामने में सब चीज़ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप खुद भी सोच समझ सकते हैं, इसके बारे में देख के खुद भी एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, समझे कि नहीं। और तीसरा सीट जो यहाँ पे गोमिया सीट जो है, यहाँ पे पति पत्नी ही एक दूसरे के खिलाफ नामांकन करवाई थी। पति का अगर यहाँ पे बात करें तो चितरंजन साहू नाम है, और पत्नी का नाम था सुनीता देवी, जो कि वह जिला परिषद प्रेसिडेंट भी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना नॉमिनेशन रद्द करवा लिया। आपको स्क्रीन पे दोनों दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा गोमिया कंस्टिट्यूंसी के बारे में भी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो। थोड़ा 2019 वाला इलेक्शन के बारे में इनका भी देख ही लेते हैं क्या होता है यहाँ से। गोमिया सीट से अगर बात करें तो एक बार देखिए 2014 में तो इलेक्शन हुआ है, बीच में एक बार और हुआ था यहाँ पे 2018 में भी, और एक बार फिर 2019 में हुआ, यानी कि 2014 से लेकर 19 के बीच में 3 बार यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। हुआ कुछ ऐसा था कि 2014 में जो है वो योगेंद्र प्रसाद जीते थे JMM से, ठीक है, और वो ठीक ठाक वोट भी लाया था, 97,000 कुछ वोट लाया था। लेकिन उनके खिलाफ जो है कोयला चोरी वाला इल्ज़ाम लग गया, और जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो उनको 3 साल का सज़ा भी हो गया। तो उनको 3 साल सज़ा होने की वजह से उनकी सदस्यता भी रद्द हो गई। अब जब सदस्यता रद्द हो गया तो फिर 2018 में यहाँ पे इलेक्शन करवाना पड़ा। तो 2018 में फिर से जब बाय इलेक्शन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ से JMM की उम्मीदवार फिर से जीत गई, और वो बबीता देवी थी जो कि 60,000 वोट लेकर आई थी। और यहाँ पे आजसू का जो उम्मीदवार था लंबोदर महतो, वो 59,000 कुछ वोट लेकर आया था। यानी कि यहाँ पे वोट का जो अंतर न, जीतने का अंतर मात्र 1300 था, ठीक है, 2018 का बाय इलेक्शन में। एक तरफ बबीता सिंह थी, दूसरी तरफ लंबोदर महतो था। और यहाँ पे बीजेपी का भी उम्मीदवार था 2018 का बाय इलेक्शन में, जो कि 42,000 वोट लेकर आया था। तो फिर इन दोनों को तो इस बार मिलाना होगा,
चूँकि ये दोनों तो एक ही ग्रुप में है। चलिए ठीक है, ये 2018 का बाई इलेक्शन वाली बात हो गया। अब 2019 का जो फिर से विधानसभा चुनाव हुआ गोमिया सीट पे, यहाँ पे देखिए लंबोदर महतो जो कि आजसू से था, वो तो बाई इलेक्शन में हार गया था, लेकिन 2019 के चुनाव में वो जीत गया और वो 71,000 वोट लेकर आया था। और जेएमएम की जो उम्मीदवार थी बबीता देवी, वो 60,000 वोट लेकर ही आई थी मात्र, और वो हार गई थी। लेकिन यहाँ पे बीजेपी का अपना वोट 18,000 था। अब जो यहाँ पे 2024 वाला इलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सोच सकते हैं कि आजसू बीजेपी एक ही ग्रुप में है, तो ये वाला सीट जो है वो एनडीए ग्रुप में ही चला जाएगा, क्योंकि अब तो आजसू के जो वोटर है और बीजेपी के जो वोटर है, साथ ही साथ जो आपका जेवीएम के जो वोटर वगैरह है, तो वो तीनों तो एक ही ग्रुप में है, तो किसी एक उम्मीदवार को ही वोट देने वाले हैं, समझे कि नहीं। तो ये वाला सीट पहले भी आजसू के पास ही था, तो अब फिर से भी ये एनडीए ग्रुप में ही जाने वाला है। तो ये 3 सीट पर यहाँ पे हम लोगों ने बात किया। और अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ और भी यहाँ पे रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। वो भले ही एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे के पार्टी में ज़रूर है। सबसे पहले आपका जो शिबू सोरेन की बहू है, एक तरफ जहाँ कल्पना सोरेन है, दूसरा तरफ सीता सोरेन है। तो कल्पना सोरेन जो कि आपका जेएमएम से है और वो गांडे सीट से शायद लड़ रही है, हाँ गांडे सीट से। और दूसरी अगर बात करें जो आपका सीता सोरेन है, जो कि उनके पति दुर्गा सोरेन वो है नहीं, तो वो जो है बीजेपी से टिकट उनको मिला हुआ है, और वो जामताड़ा से इरफान अंसारी की अपोजिशन में खड़ी है। तो ये एक यहाँ पे फैमिली रिलेशन देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पे बात करें तो उड़ीसा के जो गवर्नर है, साथ ही साथ जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रघुवर दास है ना, उनकी जो बहू है पूर्णिमा दास साहू, उनको भी यहाँ पे टिकट मिला हुआ है, और वो जमशेदपुर ईस्ट सीट से लड़ने वाली है। और पूर्णिमा दास साहू के जो अपोजिशन में उम्मीदवार है जमशेदपुर ईस्ट से, वो कांग्रेस के उम्मीदवार है अजय कुमार, जो कि वो फॉर्मर जमशेदपुर के एसपी भी थे, ठीक है। एक ये रिलेशन देखने को मिला। और अगर बात करें तो जो स्टेट मिनिस्टर है सत्यानंद भोक्ता, ठीक है, ये जो है स्टेट मिनिस्टर भी थे और वो आरजेडी से लड़ते थे, ठीक है। चतरा से इन्होंने 2019 में जीता भी था। हालांकि इस बार जो है वो नहीं लड़ने वाले हैं। उनकी जो बहू है, उनकी बहू का नाम है रश्मि प्रकाश, ठीक है, वो यहाँ से चतरा सीट से लड़ने वाली है। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है ना कि चतरा सीट इस बार रिजर्व हो गया है एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। और जो आपका स्टेट मिनिस्टर जो सत्यानंद भोक्ता की बात कर रहे हैं, तो वो एसटी नहीं है, हाँ, लेकिन उनके बेटे का जो शादी हुआ है, यानी कि उनकी बहू जो वो एसटी है, इसीलिए यहाँ पे सत्यानंद भोक्ता ने अपने बहू को चतरा सीट से खड़ा किया है, क्योंकि वो खुद तो लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सीट जो है रिजर्व हो गया है इस बार। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फैमिली रिलेशन को बात किया, साथ ही साथ कुछ ऐसे सीटों पर बात किया जहाँ पे कि फैमिली के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ नॉमिनेशन करवाए थे, हालांकि बाद में नॉमिनेशन रद्द करवा लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 सीट ऐसे भी देखे जहाँ पे कि इस बार जेएमएम हार सकती है। चलिए फिर, थैंक यू। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप लोग अपना विचार दे सकते हैं। धन्यवाद।